हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी माध्यम में लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग क्लास 11 का रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं कल से आप लोगों को मेन टॉपिक यानी संबंध शुरू करूंगा, जो कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोगों को न्यूज का भी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए होमवर्क, तो आपको एमिंग हाई ऐप डाउनलोड करना होगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से जाकर आप ज्वाइन करें। बिल्कुल आपको वहां से ज्वाइन कीजिएगा एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। तो आज हम लोग जानना शुरू करते हैं, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध एवं फलन का सेकेंड लेक्चर नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बिना देरी किए क्या करते हैं, हम लोग बिना देरी किए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानना शुरू करते हैं कि संबंध एवं फलन में आगे आप लोगों को क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए क्या बोला जा रहा है। आप लोगों को ना सबसे पहले मैं वहां तक आगे बताया था, क्या बताया था, कल बताया था मैं आप लोगों को कार्तीय गुणन के बारे में बताया था कि कार्तीय गुणन क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, और उस पर कुछ क्वेश्चन करवाया था। उसके बाद मैं उसके आगे बढ़ता हूं तो आप लोगों को एक नोट में जानकारी देता हूं, जो कि आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दे देता हूं फिर से रिवीजन, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हाँ हम लोग इस पढ़े थे, आप लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूं। देखिए, नोट में एक बात दिया हुआ है, यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि कोई एक समुच्चय, मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय ए है। देखिए, कोई एक समुच्चय ए है, इसमें अवयव है 1 1 2 2 3 4 5। तो बोला जा रहा है कि आप लोगों को एक समुच्चय लिए और उसमें कोई भी अवयव का पुनरावृत्ति मतलब रिपीट हो रहा है, तो उसको आप लोग सिर्फ एक बार लीजिएगा। और यह जो समुच्चय है वह इक्वल होगा किसके, जो आप लोगों को बिना पुनरावृत्ति की हुए जो अवयव आ रहा है उसके इक्वल होगा। मतलब कि हाँ, 1 सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 सिर्फ एक बार लिखेंगे, 3 सिर्फ एक बार लिखेंगे, और 4 सिर्फ एक बार लिखेंगे, और 5 सिर्फ एक बार लिखेंगे। यही आप लोगों को ये दोनों सेट है वह आप लोगों को इक्वल सेट है, इक्वल समुच्चय है, क्योंकि इसमें जो ये है अवयव ये 2 बार रिपीट है और ये भी 2 बार रिपीट है, मतलब पुनरावृत्ति है। तो पुनरावृत्ति नंबर को सिर्फ हम एक बार लिखते हैं और जो रिपीट रहता है, पुनरावृत्ति रहता है, उसको हम छोड़ देते हैं। यही आप लोगों को नोट में दिया हुआ था। उदाहरण के लिए यहां दिया हुआ है, उदाहरण के लिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है, और कोई समुच्चय बी है, उसमें आप लोगों को दिया हुआ है 2 2 1 3 3। देखिए, एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया हुआ है कोई समुच्चय ए और कोई समुच्चय बी। समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। समुच्चय ए में आप लोगों को 3 अवयव है, 1 2 3, और समुच्चय बी में आप लोगों को है 2 2 1 3 3। तो बोला जा रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी है वो भाई इक्वल है। तो आप लोग बोलिए कैसे इक्वल है सर, इसमें तो 2 2 2 बार लिखा हुआ है, 3 3 2 बार लिखा हुआ है। तो नहीं मेरे बच्चे, जो जो समुच्चय बी है उसको आप लोग लिखने का तरीका ऐसे है, आप लोग इसको लिखिएगा 2 1 3, क्योंकि यह जो नंबर है वह पुनरावृत्ति है। तो वैसा नंबर जो पुनरावृत्ति में हो जाता है उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक बार लिख दिए, 2 को हम सिर्फ एक बार लिख दिए, और 3 को भी सिर्फ एक बार लिख दिए। तो आप लोगों को समुच्चय बी में भी 2 1 3 आ गया, जो समुच्चय ए के इक्वल है। वहीं आप लोगों को एक उदाहरण दिया हुआ है कि समान है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा विलोम भी सत्य है। इसी कारण हम प्रायः किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं।
बोला जा रहा है आप लोगों को क्योंकि प्रत्येक समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों का विलोम सत्य है, मतलब अगर इसको उलट भी दीजिएगा बी और ए भी कर दीजिएगा तो वो सेम होगा, क्योंकि देखिए बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी है कि नहीं, या बी इक्वल टू ए है कि नहीं, ये दोनों सत्य है। यही आप लोगों को बोला जा रहा था कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, और ऐसे भी देख सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं, 1 है, यहाँ पे देखिए 2 भी है और 3 भी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है, और वह पुनः बीती मतलब ए कॉमा बी, अगर उसको पलट के लिखिएगा बी कॉमा ए तो वो दोनों इक्वल नहीं होगा, वही आप लोगों को दिया हुआ है। इसी कारण हम प्रायः समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, मतलब कोई समुच्चय लिखते हैं तो उसमें आप लोगों को पुनरावृत्ति मतलब कोई नंबर को दोहरा कर नहीं लिखते हैं। यही आप लोगों को था, तो बोलिएगा कि सर ये हम लोगों को किस काम में आएगा, तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, लास्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब आप लोगों को इस नोट से आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा। देखिएगा आप लोग, देखिए आगे चलने पे हम लोग जानते हैं समुच्चयों का सम्मिलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th में तो खासकर इंपॉर्टेंट था, और 12th में ये आप लोगों को पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत सारे चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, समुच्चयों का सम्मिलन। बोलिएगा कि ये समुच्चयों का सम्मिलन, ये तो बोलिएगा कि सर ये तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। नहीं मेरे बच्चे, ये क्लास 11th में आप पढ़े थे, लेकिन ये 12th में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लास 11th में था। तो हम लोग जानना शुरू करते हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। तो मान लीजिए सबसे पहले कि दो कोई समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। समुच्चय ए में आप लोगों को 1 2 3 है, और समुच्चय बी में आप लोगों को 2 5 6 और 7। तो बोला जा रहा है ए और बी का आप लोग सम्मिलन कीजिए। सम्मिलन मतलब क्या होता है, उसको मिला दीजिए, ए और बी को मिला दीजिए। तो आप लोग ए और बी को मिलाइएगा तो क्या होगा, आप लोग ए और बी के मिलाकर एक सेट लिखिएगा। नाम मान लीजिए कि उस सेट का हम नाम दे रहे हैं 3 सी, नाम उस सेट का हम लोग दे दिए सी, और ए सेट को और बी सेट को हम लोग मिला रहे हैं। तो मिलाना हम लोग शुरू करते हैं, तो मिलाने पे क्या आ जाएगा, बोलिएगा कि सेट ए से आप लोगों को, समुच्चय ए से आप लोगों को 1 2 3 आ जाएगा, और समुच्चय बी से आप लोगों को आ जाएगा 2 5 6 7। या आप दोनों इस सेट को मिला दीजिए, समुच्चय ए और समुच्चय का आप लोग मिला दिए कि नहीं। तो मिलाने पे आप एक चीज देख रहे होंगे, ये 2 है और 2 को हम लोग पुनरावृत्ति मतलब फिर से लिखे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वल कितना का होगा, ये सेट इक्वल होगा, ये समुच्चय सी ये आप लोगों को इक्वल होगा 1 2 3 5 6 7। यही आप लोगों को कहला गया समुच्चयों का सम्मिलन, क्योंकि आप लोग दोनों सेट को मिलाकर एक नया सेट बना दीजिए, और वह सेट में आप लोगों को समुच्चय ए और समुच्चय बी का टोटल एलिमेंट, टोटल अवयव है, तो उसी हम लोग समुच्चय को बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों को क्या बोला जा रहा है। देखिए यहां तो बोला हुआ है, मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई दो समुच्चय, हम लोग मान लिए हैं समुच्चय ए समुच्चय बी। ये आप लोगों को एग्जाम्पल था समझाने के लिए। देखिए ये आप लोगों को एग्जाम्पल था, बोला जा रहा था मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय है। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसके ए का सभी अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव हो। बोला जा रहा है कि आप लोग जो समुच्चय बना रहे हैं, समुच्चय सी मतलब आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो वह वैसा उसको हम लोग बोलेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव मतलब प्रत्येक एलिमेंट उसमें शामिल हो, तो बोलेंगे उसको हम लोग समुच्चयों का सम्मिलन। वही बोला जा रहा है। तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। देखिए उभयनिष्ठ है कि नहीं, दो और दो हम लोग 2 बार लिख दिए हैं, उसको सिर्फ आप लोगों को बोला जा रहा था कि एक बार लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई समुच्चय ए में मान लीजिए कि 1 2 2 2 3 है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग अगर किसी समुच्चय का उसका समुच्चय निकालिएगा, क्या आप लोग निकालिएगा सम्मिलन, तो आप लोग 2 को 3-4 बार लिख दीजिएगा, जितना बार रहेगा उतना बार लिखिएगा। नहीं, आपको सिर्फ जो भी अवयव को लिखना है सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है, तो वह आप लोगों को कहला जाएगा। और समुच्चय बी को मिला दीजिएगा तो वह कहला जाएगा आपको समुच्चयों का सम्मिलन। आगे बोला जा रहा है प्राय यूनियन, मतलब आप लोगों को इसको साइन को हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे 11th में कि जो ये सिंबल है वह आप लोगों को कहलाता है समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। आप लोग ये पढ़े होंगे, इसका प्रयोग किया जाता है समुच्चयों का सम्मिलन के लिए।
और जो आगे पढ़ेंगे एक देखिएगा, आगे देखते हैं पहले आगे, इसके बाद आगे क्या बात किया जाता है मैं बताता हूं। प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। इसका सैंबल आप लोग को समुच्चयों का सम्मिलन के लिए दर्शाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से हम ए यूनियन बी लिखते हैं और इसे हम ए सम्मिलन बी भी पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अगर किसी समुच्चय का आप लोग अगर सम्मिलन निकाल रहे हैं तो उसे आप लोग ए यूनियन बी, मतलब इसको बोलते हैं सम्मिलन, ए यूनियन बी, ऐसे इसको बोलते हैं। ए ऐसे दर्शाते हैं किसी समुच्चय को सम्मिलन निकालते हैं तब। देखिए यही आप लोगों को, और इसको पढ़ सकते हैं ए सम्मिलन बी। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूं इस पे, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, मैं यहीं पर क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है, उसमें आप लोगों को है 1 2 3 3 5, और कोई समुच्चय बी है उसमें आप लोगों को है 1 5 10 10 11। अब बोला जा रहा है कि ए और बी का समुच्चयों का सम्मिलन निकालिए, तो इसको क्या से दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे ए, यू से फिर दर्शाएंगे और बी। यहीं आप लोगों को पढ़ेंगे ए सम्मिलन बी हम लोग निकाल रहे हैं। तो ए सम्मिलन बी निकालने के लिए क्या करेंगे? समुच्चय ए का टोटल एलिमेंट और समुच्चय बी का टोटल एलिमेंट, लेकिन कोई भी एलिमेंट पुनः वृत्ति यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। हम लोग लिख देंगे तो समुच्चय ए से हम लोग लिखेंगे 1 2 और 3 यहां 2 बार है, तो 3 हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और एक 3 को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह अगर लिख रहे हैं तो वह पुनः वृत्ति मतलब उसी को दोबारा लिख रहे हैं, तब आप लोग उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। आगे 3 के बाद 5 आ जाएगा। अब हम लोग समुच्चय बी से ले रहे हैं तो 1 तो समुच्चय ए से हम लोग ले ही लिए हैं, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर लिख रहे हैं तो वह आप लोगों को पुनः वृत्ति आ जाएगा, क्योंकि उस यही नंबर को आप दोबारा लिख रहे हैं तो वह रिपीट हो रहा है, तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। 5 भी पहले है तो 5 भी नहीं लिखेंगे। ये दोनों को आप लोग अगर यूनियन निकालिएगा, सम्मिलन निकालिएगा, तो 1 5 नहीं लिखाएगा, 10 लिखाएगा, लेकिन 10 सिर्फ एक बार लिखाएगा, क्योंकि समुच्चय बी में यह 2 बार लिखा हुआ है, तो वह पुनः वृत्ति ही है, इसलिए सिर्फ 10 एक बार लिखाएगा और 11 लिखाएगा। यही आप लोगों को आ गया ए और बी का सम्मिलन। यही आप लोगों को क्या हो गया? ए और बी का आप लोग सम्मिलन निकालें, तो आप लोगों को समुच्चय को सम्मिलन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए अब आगे आप लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट, अभी तो पढ़े समुच्चयों का सम्मिलन ना, अब आप लोगों को पढ़ना समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आप लोगों को पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब हम समझाते हैं पहले आप लोगों के एग्जाम्पल द्वारा, और वहां से भी आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूं तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आता होगा। देखिए मान लीजिए कोई 2 सेट है, दो कोई समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। देखिए 2 कोई समुच्चय है, समुच्चय में ए में आप लोगों को 3 एलिमेंट है 1 2 3 4, और समुच्चय बी में आप लोगों को इसमें भी 3 एलिमेंट है 3 4 5 6। तो आप लोग जब निकालिएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है? वैसा नंबर कि जिसमें दोनों में कॉमन हो, समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ, मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए इस समुच्चय ए और समुच्चय बी में आप लोग निकालिएगा समुच्चयों को सर्वनिष्ठ, तो इसको दर्शाने के लिए हम यू को उलट देते हैं। जो यू होता है ना स्टूडेंट, यू से आप लोग दिखाते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, और सर्वनिष्ठ को दिखाने के लिए यू को हम लोग उलट देते हैं, मतलब उल्टा यू। तो उल्टा यू कैसे लिखिएगा? उल्टा यू यही लिखिएगा, यही आप लोगों को हो जाता है समुच्चयों का सम्मिलन का साइन। तो हम लोग ए और बी का समुच्चयों का क्या सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं, तो ए और बी का हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे। तो क्या करेंगे? जो भी एलिमेंट, जो भी अवयव समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में कॉमन हो, मतलब कि क्या हो, उसको बोलते हैं पुनः वृत्ति हो, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए तो स्टूडेंट इसमें कॉमन कौन कौन है? समुच्चय ए और समुच्चय बी में देखिए 2 कॉमन है, 2 समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी है, 3 भी समुच्चय ए में है और 3 भी समुच्चय बी में है। यही हो जाएगा आप लोगों को समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं ए, फिर उल्टा यू को उलट देते हैं, तो वह साइन हो जाता है सर्वनिष्ठ का, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो ए सर्वनिष्ठ बी कुल हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें कॉमन कौन है?
2 और 3 कॉमन है, यही आप लोगों को आ गया समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। मैं आप लोगों का पढ़कर समझाता हूं, आप लोग इसको समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, कोई ना कोई से जरूर पढ़ाए होंगे, नहीं तो मैं आगे आने वाले वीडियो में क्लास 11th का भी रिवीजन करवाऊंगा, तब आप लोगों को वहां से बिल्कुल डिटेल में देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आप लोग हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश भी जानते चलिएगा, क्योंकि कोई कोई शब्द आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो उसका इंग्लिश नाम आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश भी हिंदी के साथ साथ जानते चलिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिख दिया हूं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समुच्चय ए तथा और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। मतलब बोला जा रहा है कि कोई दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, तो हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ उसे बोलेंगे जो दोनों समुच्चयों में, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, उसको हम लोग बोलेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। प्रतीक आप लोग बता ही दिए कि यू को उलट दीजिएगा तो वह हो जाएगा आप लोगों को समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो यह इसका प्रयोग आप लोग सर्वनिष्ठ का निरूपण करने के लिए किया जाता है। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप से हम लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ, जहां 1 एक्स बिलोंग्स करता है ए से और वाई बिलोंग्स करता है बी से। ये आप लोग समझ में आ गया होगा, ये दो बिलोंग किससे कर रहा है, जिससे मतलब बिलोंग कर रहा है, इसको ऐसे मतलब दर्शाया जाता है, मेनली इसको ऐसे दर्शाते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन करवाता हूं मैं, आप लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल है कोई समुच्चय ए है जिसमें आप लोगों को 1 2 3 और 4 है, और कोई समुच्चय बी है आप लोगों को जिसमें कितना है 2 3 5 और 6। आप दोनों का बोला जा रहा है ए और बी के बीच में सर्वनिष्ठ निकालें, ए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के बीच में सर्वनिष्ठ निकालें। तो सर्वनिष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, समुच्चय ए समुच्चय बी में जो भी एलिमेंट उभयनिष्ठ हो उसको हम लोग लिख देंगे। तो देखिए तो दोनों में कौन एलिमेंट आप लोगों को उभयनिष्ठ है, तो देखिए समुच्चय ए में भी 2 है और समुच्चय बी में भी 2 है, समुच्चय ए में भी 3 है और समुच्चय बी में भी 3 है, तो ये दोनों आप लोगों को उभयनिष्ठ हो गया। समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में है, इसलिए आप लोगों को समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालिएगा ए और बी के, तो वह आ जाएगा 2, 3। यही आप लोगों को हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए अब आप लोगों को आ गया कि समुच्चयों का अंतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो क्लास 11th का है। तो रुकिए स्टूडेंट, इसके बाद मैं आप लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप लोगों को यही सब काम देगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं यही सब आप लोगों को काम देगा। देखिए हम लोग जानना शुरू करते हैं कि समुच्चयों का अंतर किसको बोलते हैं। तो आप पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है जिसमें आप लोगों को है 5 6 7 और 8, और कोई समुच्चय बी है उसमें आप लोगों को है 6 8 9 10। तो बोला जा रहा है कि आप लोग समुच्चयों का अंतर निकालिए, ए और बी समुच्चय का अंतर निकालिए। आप लोग को से पूछा जा सकता है बी और ए के बीच में भी समुच्चयों का अंतर निकालिए, तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता के दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ कि कैसे होता है। समुच्चय ए और बी का अंतर पूछेगा तो, यह समुच्चय बी और ए के बीच का अंतर पूछेगा तो। देखिए अगर आप लोगों से समुच्चय बी और समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में बोला जा रहा है कि अंतर निकालिए, तो पहले आप समुच्चय ए में जो एलिमेंट है उसको आप लोग लिख दीजिए। तो यहाँ पे ए समुच्चय ए में कितना है 5 6 7 और 8, और फिर माइनस का साइन देकर समुच्चय बी को लिख दीजिए। तो समुच्चय बी में है 6 8 9 10। ये हो गया स्टूडेंट, यहां तक तो लिख दिए। अब स्टूडेंट होता है ना समुच्चय बी में से जो भी एलिमेंट समुच्चय ए में उभयनिष्ठ है उसको आप लोग हटा दीजिए, और जो समुच्चय ए में बच रहा है
वहीं आप लोगों को आ जाएगा समुच्चयों का अंतर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि समुच्चय ए और बी के बीच में अंतर निकालिए, तो पहले समुच्चय ए लिख दिए और समुच्चय बी में लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा अवयव दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ है। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं कि यहाँ पे 6 उभयनिष्ठ है और 8 उभयनिष्ठ है। तो 6 और समुच्चय ए से 6 और 8 को हम लोग हटा देंगे और जो अवयव बच रहा है उसको लिख देंगे, तो वह आ जाएगा आप लोगों को समुच्चय ए और बी के बीच में अंतर। तो क्या बच गया समुच्चय ए में? समुच्चय ए में आप लोगों को बच गया 5, 8। यहीं आप लोगों को आ गया समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के बीच में अंतर। अब आप लोग समुच्चय बी और ए के बारे में पूछा था कि समुच्चय बी और समुच्चय ए के निकालिए समुच्चयों का अंतर। तो क्या करेंगे? तो पहले समुच्चय बी को लिख देंगे। समुच्चय बी को लिखेंगे तो हम समुच्चय बी में क्या था 6, 8, 9, 10। उसके बाद समुच्चय ए को लिखेंगे तो इसमें आप लोगों को था 5, 6, 7 और 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे समुच्चय बी को ए से घटा देंगे, मतलब जो नंबर उभयनिष्ठ है उसको हम लोग बी में से हटा देंगे और जो नंबर आप लोगों को बच गया वहीं आप लोगों को आ जाएगा समुच्चय बी और ए का अंतर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे सबसे पहले कि उभयनिष्ठ क्या है। तो आप लोग तो पता ही है कि उभयनिष्ठ कौन है, 6 और 8 आप लोगों को उभयनिष्ठ था। तो बी में कौन बच गया? समुच्चय बी में आप लोगों को बच गया 9 और 10। तो यही आप लोगों को आ गया समुच्चय बी और ए के बीच में अंतर। और ए और बी के बीच में अंतर आप लोगों को आ गया 5, 8। दोनों का आंसर अलग अलग होता है। समुच्चय अगर बोला जा रहा है कि समुच्चय बी और ए के बीच में अंतर निकालिए तब कुछ होगा, या समुच्चय बी और ए के बारे में पूछा जाएगा तो वह उसका आंसर कुछ हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आप देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तब आप लोगों को इसमें किस किस का अंतर आएगा। सर्वनिष्ठ का सम्मिलन का भी उपयोग आएगा और क्रमित गुणन का भी इसमें उपयोग आएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन करने से हम लोग को क्या दिया हुआ है इफ, मतलब इसका मतलब इफ का मतलब होता है अगर। इफ का मतलब आप लोग जान लीजिए कि होता है अगर a बराबर 2, 3, b बराबर 2, 3, 4, 5 और c बराबर 3, 4, 8, तब आप लोगों निकालिए a और क्रमित गुणन निकालिए किसके और किसके बीच में? तो b सम्मेलन c के बीच में, और प्रूफ कीजिए कि वह आप लोगों को a है वह क्रमित गुणन b और उसका जो सम्मिलन आएगा अक्रॉस a और c के बीच में आप लोगों को बोला जा रहा है कि निकालिए कि LHS और RHS इक्वल टू होता है। तो हम लोग सबसे पहले निकालना शुरू करते हैं पहला पार्ट को। तो पहला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोगों को सबसे पहले आप लोग b और c के बीच में सम्मिलन निकाल लीजिए। अभी हम लोग सीखे कि b और c के बीच में सम्मिलन कितना आएगा। तो b और c के बीच में आप लोगों का सम्मिलन आ जाएगा 3। b में है आप b समुच्चय में आप लोग 3, 4, 5 है और c समुच्चय में 3, 4, 8 है। तो आप लोग इसका सम्मिलन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा समुच्चय a से सबसे पहले 3, 4, 8 लिख रहे हैं और समुच्चय c से हम लोग लिखेंगे तो 3, 4 तो उभयनिष्ठ है तो 3, 4 को नहीं लिखेंगे और 8 भी यहाँ पे 3, 4, 5 समुच्चय a में b में था और समुच्चय c में आप लोगों को 3, 4, 8 है। तो 3, 4 तो उभयनिष्ठ है तो 3, 4 नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग 8 लिखेंगे। यहीं आप लोगों को b और c के बीच में सम्मिलन। अब हम लोग LHS निकाल लेंगे। आप लोगों को पता होगा LHS बराबर RHS हम लोग प्रूफ करना है। तो LHS में क्या दिया हुआ है a का अक्रमित गुणन निकालिए किसके बीच में b सम्मेलन c के बीच में। तो a समुच्चय में आप लोगों को क्या दिया हुआ है 2 और 3 आप लोगों को समुच्चय a में ये नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इसको ऐसे फिर से लिख देता हूँ। समुच्चय a में आप लोगों को है 2, 3 और जो हम लोग सम्मिलन निकाले अभी b और c के बीच में तो वह कितना आया, वह आप लोगों को आ गया कितना देखिए तो आ गया आप लोगों को 3, 4, 5 और 8। आप लोग निकाल चुके हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं किसी के बीच में क्रमित गुणन, क्योंकि ये आप लोगों को क्रमित गुणन ही है। आप लोगों को पता होगा। तो क्रमित गुणन निकालने के लिए क्या करेंगे जो आप लोगों को क्रमित गुणन वह आ जाएगा वह आप लोगों को आ जाएगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को समुच्चय b, मतलब समुच्चय b हम लोग को मान देते हैं आपकी समुच्चय b हो गया।
अब ये आप लोगों को समुच्चय, मान लीजिए कि ये समुच्चय पूरा के पूरा बी हो गया और समुच्चय ए है, तो आप लोगों को निकालना है समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में क्रमित गुणन। तो ये क्या हो गया, ये समुच्चय आप लोगों को ये बी मान लीजिए कि हो गया, ये आप लोगों का समुच्चय बी है। तो आप लोग अब ए क्रॉस बी में आप लोग निकाल सकते हैं आराम से क्रमित गुणन। तो हम लोग क्रमित गुणन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, एक बनाएंगे क्रमित युग्म, वैसे ही 2 को बनाएंगे 4 के साथ, 2 को बनाएंगे 5 के साथ, 2 को बनाएंगे 8 के साथ, फिर वैसे ही 3 को ही बनाएंगे, 3 को बनाएंगे किसके साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 8 के साथ। यही आप लोगों को आ गया LHS। अब हम लोग RHS निकालने के लिए करते हैं स्टूडेंट। तो RHS निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले A और B के बीच में क्रमित गुणन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इधर मैं काम करूंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A और B के बीच में क्रमित गुणन। तो A और B के बीच में जब क्रमित गुणन निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, समुच्चय A को लिखेंगे सबसे पहले, क्या है 2 और 3 है, और समुच्चय B में क्या है, समुच्चय B में आप लोगों को 3, 4 और 5 है। हम लोग लिखेंगे क्रमित गुणन बनाएंगे A और B के बीच में। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 को 3 के साथ एक क्रमित युग्म बनाएंगे, फिर 2 को 4 के साथ बनाएंगे, 2 को 5 के साथ बनाएंगे, और वैसे ही फिर 3 को बनाएंगे, 3 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ ही बनाएंगे और 3 के 5 के साथ ही बनाएंगे। एक क्रमित गुणन ये आप लोगों को आ गया A और B के बीच में क्रमित गुणन। अब आप लोग निकाल लीजिए A और C के बीच में क्रमित गुणन। तो A और C के बीच में क्रमित गुणन निकालिएगा तो सबसे पहले समुच्चय A में जितना भी एलिमेंट है उसको लिखिएगा। तो वह आप लोगों को 2 और 3 है, और क्या है C बराबर क्या है 3, 4, 8 है, उसको भी लिख देंगे। अब हम लोग निकाल लेंगे A और C के बीच में क्रमित गुणन। तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए तो हम लोग 2 को किसके साथ क्रमित युग्म बनाएंगे, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 8 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 8 के साथ हम लोग क्रमित युग्म बनाएंगे। यह निकाल गया A और C के बीच में क्रमित युग्म गुणन, और ये निकल गया आप लोगों को समुच्चय A और समुच्चय B के बीच में क्रमित गुणन। अब आप लोगों को निकाल लीजिए। अब ये मान लीजिए कि समुच्चय ये जितना ये आया, ये मान लीजिए कि ये कोई C है, कोई समुच्चय C है और ये कोई समुच्चय D है। तब आप लोगों को क्वेश्चन क्या आ गया, आप लोग निकालिए C और D के बीच में सम्मिलन आ गया, क्योंकि हम लोग मान लिए कि ये आप लोगों को C है और ये आप लोगों को D है। तो क्वेश्चन RHS में क्या हो गया, RHS में आप लोग को जो बन गया स्टूडेंट, RHS में उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A क्रॉस A और B के बीच में आप लोग को क्रमित गुणन, और जो सम्मिलन किसके किसके बीच में करना है, A और C के बीच में सम्मिलन करना है। और तो क्या आया स्टूडेंट, मान कितना आ गया, ये आ गया आप लोगों को C और D के बीच में सम्मिलन करना है। तो आप लोग सम्मिलन कीजिएगा तो क्या आएगा, आप लोग खुद ही देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, इसको लिख देंगे पूरा, समुच्चय C को हम लोग पूरा लिख देंगे, और उसके बाद समुच्चय D को लिखेंगे। तो हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा ये जो क्रमित गुणन है, क्रमित युग्म है, वह आप लोगों को उभयनिष्ठ है, उसको हम लोग छाट देंगे तो आप लोगों को आ जाएगा RHS। तो देखिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 5 और क्या है 3, 4, 3, 3, 3, 5। ये हम लोग लिख चुके हैं किसको, हम लोग लिख चुके A और B के बीच में क्रमित गुणन निकाल चुके। अब हम लोग को निकालना है किसके, A और C के हम लोग निकालेंगे कि सम्मिलन किसके किसके बीच में, A क्रॉस B को सम्मिलन करेंगे हम लोग A क्रॉस C के साथ में। तो हम लोग A क्रॉस B को तो लिख दिए, मतलब A और B के बीच में क्रमित गुणन को तो लिख दिए। अब हम लोग A क्रॉस C में, मतलब A और C के बीच में जो क्रमित गुणन आ रहा है उसको देख लेंगे कि कौन कौन अवयव क्रमित समुच्चय क्या है, सम्मिलन है, उसको हम लोग छाट देंगे। तो देख लेंगे 2, 3 तो हम लोग को नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे
क्या है, कॉमन आ जाएगा, मतलब उभयनिष्ठ आ जाएगा 2,3। वैसे 2,4 भी है, 2,8 नहीं है, 2,8 पे आप लोगों को इस सम्मिलन में शामिल हो जाएगा। और वैसे 3,3 भी है, 3,4 भी है, 3,8 नहीं है, 3,8 नहीं है। आप लोग को यही आ जाएगा किसके किसके बीच में सम्मिलन, सी और डी के बीच में आप लोगों को आ गया सम्मिलन, यानी ए और बी के क्रमित गुणन, फिर सम्मेलन निकाले हम किसके किसके बीच में, और ए और सी के बीच के क्रमित गुणन के साथ हम लोग सम्मेलन में निकाले। यही आप लोगों को आ गया RHS बराबर, ये आप लोगों को आ गया LHS और RHS मिलाइए तो इक्वल है कि नहीं। इसमें 2,3 क्रमित युग्म है, 2,3 है, 2,4 है, 2,4 है, 2,5 है, 2,5 है, 3,3 है, 3,3 है, 3,4 है, 3,4 है, 3,5 है, 3,5 है, 3,8 है, और 2,8 भी इसमें था। देखिए 2,8 छूट गया, 2,8 भी है। और LHS बराबर आप लोगों को RHS आ गया। ये पहला पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं यहीं पे। देखिए मैं इसको नोट कर लीजिए, मैं इसका ऐसे दिखाऊंगा टाइप किया हुआ भी आंसर, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये आप लोगों को समझने के लिए था, लेकिन लिखने के लिए वो था क्योंकि आप लोग को उसको अच्छा से दिखेगा। देखिए मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूं। देखिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन है ए और बी के बीच में आप लोगों को समुच्चय का अंतर है, फिर आप लोगों को निकालना है क्रमित गुणन, उसके बाद उसके और सी के बीच में फिर इक्वल टू करना है आप लोगों को ए और सी के क्रमित गुणन, और फिर उसमें से निकालना है आप लोगों को डिफरेंस करना है बी और सी के बीच में क्रमित गुणन का। हम लोग निकालना शुरू करते हैं, सबसे पहले LHS से शुरू करते हैं। LHS निकालने से पहले हम लोग a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी निकालने के लिए हम लोग समुच्चय a को लिख देंगे, 2 और 3 को लिख देंगे, और माइनस समुच्चय b को लिख देंगे, मतलब 3, 4, 5 को लिख देंगे, और दोनों समुच्चय के हम लोग डिफरेंस करेंगे तो वह आप लोगों को आ जाएगा सिर्फ 2। अब हम लोग LHS निकालते हैं, तो LHS निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी को फिर c के साथ हम लोग क्रमित गुणन निकालेंगे, तो हम लोग को a माइनस बी कितना आया, सिर्फ 2 आया, और समुच्चय c में आप लोगों को क्या है 3, 4, 8 है, तो हम लोग को आ गया आप लोगों को सामने क्रमित गुणन हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा 2,3 क्रमित एक युग्म आएगा, 2,4 आएगा, और 2,8 आएगा। यही आप लोगों को आ गया LHS। अब हम लोग RHS निकालते हैं। RHS निकालने से क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो RHS निकालने के लिए हम लोग करेंगे आप लोगों को सामने A और B के बीच, C के बीच में आप लोगों को सबसे पहले क्रमित गुणन निकालेंगे। तो समुच्चय समुच्चय सबसे पहले A को हम लोग लिखते हैं, तो वह है 2,3, समुच्चय C को लिख दे हैं, तो समुच्चय C में आप लोगों को है 3, 4 और 8। तो हम लोग जब निकालेंगे A और C के बीच में क्रमित गुणन, तो वह आप लोगों को आ जाएगा 2 किसके साथ क्रमित युग्म बनाएगा, 2 3 के साथ बनाएगा, 2 4 के साथ बनाएगा, 2 8 के साथ बनाएगा, वैसे ही 3 3 के साथ बनाएगा, 3 4 के साथ बनाएगा क्रमित युग्म, और 3 8 के बीच बनाएगा क्रमित युग्म। हम लोग को तो A और C के बीच में निकाल चुके कि A और C के बीच में हम लोग निकाल चुके क्रमित गुणन। अब हम लोग निकालते हैं B और C के बीच में क्रमित गुणन, उसको हम लोग डिफरेंस कर देंगे, उससे हम लोग को अंतर आ जाएगा। हम लोग निकालते हैं B और C के बीच में क्रमित गुणन, तो क्या आएगा आप लोग को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आएगा देखिए, तो यहाँ से देखिएगा 3 किसके साथ बनाएगा क्रमित युग्म, 3 3 के साथ बनाएगा, 3 4 के साथ बनाएगा, 3 8 के साथ बनाएगा, वैसे ही 3 किसके साथ बनाएगा, 3 4 बनाएगा, 3 के साथ 4 बनाएगा, 4 के साथ 4 बनाएगा, 8 के साथ, वैसे ही बनाएगा 5 3 के साथ, 5 बनाएगा 4 के साथ, 5 बनाएगा 8 के साथ। यहीं आप लोगों को आ गया B और C के बीच में क्रमित गुणन। हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे किसके किसके बीच में, तो A और C के बीच में क्रमित गुणन, और डिफरेंस निकालेंगे B और C के बीच में, B और C के क्रमित गुणन के बीच में। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वह देख लीजिए। हम लोग घटाना शुरू करते हैं, देखिए तो 3,3 है, 3,3 इसमें घट जाएगा, 3,4 है, A और C के बीच में क्रमित गुणन है, उसके से हम घटा रहे हैं, 3 और 4 भी क्रमित युग्म हट जाएगा, 3,8 भी हट जाएगा, और हम 4,3 जिसमें शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है। आप लोगों को आंसर कितना आ गया देखिए, तो आप लोग खुद देखिए,
आप लोगों को ए और सी के बीच में क्रमिक गुणन में जो आप लोगों का आंसर बचा हुआ आप लोग को बचा 2,3 बचा, 2,4 बचा और बचा 2, आप लोगों को 8 बचा, यही आप लोगों को बचा। आप लोग देख लीजिए LHS और RHS इक्वल टू है कि नहीं, LHS बराबर RHS इक्वल है, इसका यही आप लोगों को प्रूफ हो गया। यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं आप, LHS बराबर RHS, ये आप लोगों को आ गया। तो आप लोगों को यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ, देखिए आप लोगों को सबसे पहले इसका देखिए पहला पार्ट का ये सोल्यूशन है आप लोगों को, इसका इस क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन है। आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे सम्मिलन है, यहाँ पे सम्मिलन है और यहाँ पे भी आप लोगों को सम्मिलन है। इसका आप लोग देख चुके। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट का दिखाते हैं सॉल्यूशन। ये आप लोगों को दूसरा पार्ट का रहा सॉल्यूशन, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगर x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3, 1/3, तब आप लोगों से x और y का मान जा रहा है कि x और y का मान कितना आएगा। तो अब आप लोगों को पता होगा कि x है, ये y है और x है, y है। x = x कर देंगे, y = y कर देंगे, तो ये मतलब x है, तो x/3 + 1 = 5/3 कर देंगे। और क्या करेंगे, और कर देंगे आप लोग क्या करेंगे कि y - 2/3 = 1/3 कर देंगे। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x/3 बराबर 5/3 - 1 कर देंगे। और क्या करेंगे, और हम लोग जो करेंगे वह करेंगे y बराबर 1/3 + 2/3। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा वैल्यू, तो x/3 = कितना आ जाएगा। यहाँ से आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 5 - 3 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा एलसीएम लिए तो यहाँ पे 3 आ गया, y बराबर आप लोग एलसीएम 3 आ गया। और यहाँ पे हो गया 1 + 2, यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आप लोग कितना 2/3। और यहाँ से हम लोग जो 3 है उसको इस तरफ भेज रहे हैं, तो इंटू 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे 2 + 1 = 3 आ जाएगा, ये 2 है, तो 2 + 1 = 3, तो 3/3 = 1 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे आ गया x बराबर 2 और y बराबर आप लोगों को 1 आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही आसान था। यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में x बराबर 2 और y बराबर 1, ताकि जो कॉपी चेक करे आप लोगों को उसको अच्छा तरीके से समझ में आया कि x बराबर क्या आया और y बराबर क्या आया। मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों को सामने स्क्रीन पे सॉल्यूशन दिख रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, y बराबर 1 होना चाहिए, यहाँ पे ये 1 होगा। देखिए आप लोग इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उतना आप लोगों का लिए सिर्फ काफी रहेगा। मैं नेक्स्ट क्लास से संबंध स्टार्ट करूंगा। देखिए आप लोगों को दिया हुआ है कि a बराबर 7,8, b बराबर 5, 4, 2 और तब a क्रॉस c, b क्रॉस, मतलब a और b के बीच में क्रमित गुणन है, a और b के बीच में क्रमित गुणन है। और यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, मैं दिखता हूँ क्या मिस प्रिंट यहाँ पे किया हुआ है, b और a के बीच में। देखिए यहाँ पे a है, b और a के बीच में क्रमित गुणन निकाले, और a और a के बीच में आप लोग क्रमित गुणन निकाले। तो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। a बराबर दिया आप लोगों को है 7 और 8, और b बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 5, 4, 2। तो हम लोग a और b के बीच में क्रमित गुणन निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग 7 को 5 के साथ एक क्रमित युग्म बनाएंगे, 7 को 4 के साथ एक क्रमित युग्म बनाएंगे। मैं आप लोग को समझा चुका हूं, इसलिए मैं उतना टाइम नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। 7, 4 हो जाएगा, 7 बनाएगा 2 के साथ एक क्रमित युग्म, वैसे ही 8 भी बनाएगा 5 के साथ एक क्रमित युग्म, 8 बनाएगा 4 के साथ क्रमित युग्म, और 8 बनाएगा 2 के साथ क्रमित युग्म। यही आप लोगों को निकल गया क्या, a और b के बीच में क्रमित गुणन। अब आप लोगों को बोला जा रहा है b और a के बीच में क्रमित गुणन निकालें। तो सबसे पहला अवयव जो होगा वह समुच्चय b से होगा, और दूसरा अवयव समुच्चय a से होगा। क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि जो अगर हम लिखते हैं b और a के बीच में क्रमित गुणन, तो उसमें जो पहला अवयव होता है वह समुच्चय b से होता है, और दूसरा अवयव समुच्चय a से होता है। वैसे ही अगर हम लोग a और b के बीच में लिख रहे हैं क्रमित गुणन,
तो पहला अवयव उसमें समुच्चय ए से होगा, आप लोग देख सकते हैं इसमें समुच्चय ए से पहला अवयव है और दूसरा अवयव है वह समुच्चय बी से है। अगर इसको हम लिखेंगे बी और ए के बीच में, इसको पहला अवयव होगा समुच्चय बी से और दूसरा अवयव होगा समुच्चय ए से। तो हम लिखना शुरू करते हैं। तो 5 किसी के साथ क्रमित गुणन बनाएगा, युग्म बनाएगा। तो 5 बनाएगा 7 के साथ क्रमित युग्म, क्योंकि इसका पहला अवयव देख लीजिए, पहला अवयव है वह समुच्चय बी से है और दूसरा अवयव है समुच्चय ए से है। तो 5,7 हो जाएगा एक क्रमित युग्म। वैसे ही 5,8 हो जाएगा, 4,7 हो जाएगा, 4,8 आ जाएगा, क्रमित युग्म बनेगा। ये 2 बनाएगा किसके साथ, 2 बनाएगा 7 के साथ और 2 बनाएगा 8 के साथ। ये आप लोगों को आ गया बी और ए के बीच में क्रमित गुणन। आप लोगों से बोला जा रहा है कि ए और ए के बीच में क्रमित गुणन निकाले। इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए और ए के बीच में क्रमित गुणन बनाएंगे। तो ए और ए के बीच में जो क्रमित गुणन बनेगा वह आप लोगों को हो जाएगा क्या, आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ये बराबर क्या दिया हुआ है, ये बराबर आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को 7 और 8 दिया हुआ है। आप लोगों को बोल रहा है ए और ए के बीच में निकालने के लिए क्रमित गुणन। तो आप एक बार और ए लिख दिए ताकि आप लोगों को क्रमित युग्म बनाने में सहायता हो। 7 किसके साथ क्रमित युग्म बनाएगा, 7 के साथ क्रमित युग्म बनाएगा। 7 है वह 8 के साथ क्रमित युग्म बनाएगा। वैसे ही 8 7 के साथ एक क्रमित युग्म बनाएगा और 8 है वह 8 के साथ एक क्रमित युग्म बनाएगा। यह आप लोग को निकल गया ए और ए के बीच में क्रमित गुणन। अब आप लोगों को बड़ा सा क्वेश्चन में कि आप ए और ए के बीच में क्रमित गुणन बनाइए। क्या करेंगे, जो हम लोग निकाले और ए के बीच में क्रमित गुणन, उसको हम लोग एक बार से और संबंध में दे देंगे, तब आप लोगों को वह बन जाएगा क्या, ए और ए के बीच में क्रमित गुणन। आप लोग को ये क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में करवाया था, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि मैं वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में समझाया हूँ। देखिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो 7,7 है, इसको किसके साथ एक क्रमित युग्म बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे 7 के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे। वैसे ही 7, देखिए क्योंकि यहाँ 7 के साथ बना रहे हैं, टोटल जो क्रमित युग्म है उसको हम लोग 7 से एक बनाएंगे क्रमित युग्म और 8 के साथ एक और बनाएंगे टोटल क्रमित युग्म। तो वह आप लोगों को आ जाएगा ए और ए के बीच में क्रमित गुणन। हम लोग बनाना शुरू करते हैं। 7 8 तो पहले से ही है, यहाँ पे 7 और शामिल हो जाएगा। वैसे ही 8 7 तो पहले से ही है, 7 एक और शामिल हो जाएगा। 8 8 तो पहले से ही है, फिर यहाँ पे एक 7 शामिल हो जाएगा। और हम लोग 8 के साथ बना रहे हैं क्रमित युग्म, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 7 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 8 शामिल हो जाएगा। वैसे ही 7 7 और क्या है, 7 8 तो है, 8 और शामिल हो जाएगा, यह आप लोग को एक क्रमित युग्म बनेगा। वैसे ही 8 7 तो है पहले से ही, यहाँ पे एक 8 और शामिल हो जाएगा और 8 8 तो है और यहाँ पे एक 8 और शामिल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कल आ जाएगा ए और ए के बीच में क्रमित गुणन। यही आप लोगों को निकाल गया तीनों क्वेश्चन का आंसर। इसका आप लोग आंसर देखिए, इसको वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं लिखूंगा शायद उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं टास्क करके दिया हूँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए तो चलते हैं आगे, क्या है, आज के लिए तो इतना ही है स्टूडेंट, आज के लिए तो इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।